Hello students and welcome to Civil Panda. How are you guys? Hope you all guys are doing well. और आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी. आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होंगे. और एग्जाम्स के इस टारगेट में आपका साथ देने के लिए सिविल पांडा से मैं शिवानी मैम वापस से आपके लिए आपकी वॉरियर करंट अफेयर की सीरीज के 14th लेक्चर के साथ आपके सामने आ चुकी हूँ, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वही कुछ करंट अफेयर के जो है क्वेश्चंस एमपी से रिलेटेड जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, एज वेल एज एमपी जीके के कुछ क्वेश्चंस भी जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साथ में. तो मेरे हिसाब से आप लोग सारे के सारे रेडी होंगे. ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से हमारे टॉपिक्स पे चलेंगे, हमारे क्वेश्चंस पे चलेंगे. लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो फटाक से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाक से सेशन को जो है लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो है कोई भी हमारा न्यू वीडियो आएगा, हमारे जैसे डेली हमारे लेक्चर्स के वीडियोस आते हैं आपके लिए, तो वो आपको फटाक से पता चल जाएगा. ओके गाइस, चलेगा. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप सभी रेडी है तो अपना पेन और पेपर हाथ में ले लीजिए और हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन को डिस्कस. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रिसेंटली द मध्य प्रदेश रिसेंटली द मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव हाउ मच अमाउंट टू द यूथ थ्रू आर्ट ट्रेनिंग फेलोशिप 2023. हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को कला प्रशिक्षण फेलोशिप के लिए कितनी राशि देने का निर्णय लिया गया है? 1000, 2000, 3000 या 4000? कला प्रशिक्षण फेलोशिप या आप कहें आर्ट ट्रेनिंग फेलोशिप. क्या है मैम? आर्ट ट्रेनिंग फेलोशिप में आपको जो है एक एकेडमी जो आर्ट की है वो ज्वाइन करवाई जाएगी, एज वेल एज आपको वहां पे जो है आपकी जो भी स्किल है, जो भी आपका टैलेंट है, उस पे जो स्किल्स हैं आपको उनको सिखाया जाएगा और साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग के आपको जो है पैसे भी दिए जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितने का देने का निर्णय लिया गया है, तो ध्यान दीजिए 3000. कितने देने का निर्णय लिया गया भैया? 3000 जो है आपको देने का यहाँ पर निर्णय लिया गया. हाल ही में बैठक हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी कन्फर्ड विद द फर्स्ट नेशनल लेवल पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल शिखर सम्मान. निम्न में से किसको पहला राष्ट्रीय स्तरीय पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिखर सम्मान प्रदान किया जाएगा? बताइए भैया. 4 ऑप्शन वापस आपके सामने है, गीता धाकर, राजेंद्र बघेल, पीयूष बबेले या यशवंत कुमार. चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया जाएगा पीयूष बबेले जी को. जी हाँ, पीयूष बबेले जी को ये दिया जाएगा. पीयूष बबेले जी क्या करते हैं मैम? तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये एक राइटर है. ये क्या है? ये एक फेमस राइटर है और इन्होंने अभी अभी हाल ही में चर्चित एक किताब लिखी है जिसका नाम है बुक ऑफ द बुक ऑफ गांधी पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म. हाँ, इसका नाम भी लिख देती हूँ, गांधी पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म. इस नाम की इन्होंने एक बुक लिखी है अभी अभी हाल ही में, जिससे चर्चित हुए हैं. हिंदी में आप बोल सकते हैं सांप्रदायिकता, गांधी और सांप्रदायिकता पुस्तक के जो हैं ये लेखक हैं कौन? पीयूष बबेले जी. ठीक है, और मैं यदि कहूं बात तो अभी हाल फिलहाल में ये वर्तमान में प्रेजेंट में कांग्रेस की जो मीडिया है, मीडिया के मुख्य हैं. जी हाँ, है ना, प्रदेश कांग्रेस के, मध्य प्रदेश की कांग्रेस के मीडिया विभाग के जो है प्रमुख है पीयूष बबेले जी. मीडिया विभाग के प्रमुख है कांग्रेस की एमपी के कौन? पीयूष बबेले जी. तो इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय स्तरीय पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिखर सम्मान जो है प्रदान किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 11वीं राष्ट्रीय बीच कांग्रेस 2022 का शुभारंभ ग्वालियर में किसके द्वारा किया गया? हु इनॉग्रेटेड द 11th नेशनल सीट कांग्रेस 2022 इन ग्वालियर? विजय राजे सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी या शिवराज सिंह चौहान? बताइए. तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, शिवराज सिंह चौहान जी ने ये नहीं किया है. बहुत सारे बच्चों को शिवराज सिंह चौहान ही समझ में आएगा, लेकिन भैया कांग्रेस की यदि बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी वहां क्या करेंगे, नरेंद्र मोदी जी वहां क्या करेंगे, विजय राजे सिंधिया जी वहां क्या करेंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं है. तो यहाँ पर हमारे कांग्रेस के फिलहाल एक ही लीडर है एंड दैट इज नरेंद्र सिंह तोमर जी. जी हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर जी क्या करते हैं? नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है हमारे ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के ये जो है मिनिस्टर है. यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के जो है किसके हैं? यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर है. ये वेलफेयर मिनिस्टर हैं ये हमारे यहाँ के. पता होगा आपको, काफी
जो है पहुंची पर्सनालिटी है हमारे एमपी के नरेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक है, कहां पर है मैम इनका मेन गढ़, यदि आप कहें तो ग्वालियर के आसपास का जो गढ़ है वो इनका नरेंद्र सिंह तोमर जी का मेन गढ़ है, ऐसा कह सकते हैं आप। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर किया है द स्टेट अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेस। जी हाँ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जिसे हम संक्षेप में टिप्पणी करें तो हम इसे कह सकते हैं सास। सास का लॉन्च किया है इन्होंने, क्या किया भैया, सास को इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है इस मीटिंग में। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश अप्रूवल हैज बीन गिवन टू मेक नमकीन क्लस्टर। मध्य प्रदेश के किस जिले में नमकीन क्लस्टर बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। जब बात आ जाती है नमकीन की, है ना, तो भैया फिर तो क्या ही बात होती है। तो ध्यान दीजिएगा, नमकीन क्लस्टर, आप देखो भाई, आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए विदिशा का नमकीन क्लस्टर से कोई लेना देना, भोपाल का नहीं है ना। आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दो नाम दिए हैं, इंदौर और रतलाम, है ना। चूंकि रतलाम की सेव जिसे नमकीन कहा जाता है वो भी बड़ी फेमस है और इंदौर में भी बहुत फेमस है सेव, तो ध्यान दीजिएगा रतलाम का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। इंदौर में कहां पर डाला गया है, इंदौर में बनाने को मंजूरी दी गई है। इंदौर में कहां पर, तो इंदौर के पास है जगह सुखलिया। सुखलिया, सुखलिया में जो है इस नमकीन क्लस्टर को बनाने की जो है परमिशन दी गई है। किसको, सुखलिया में, इंदौर के। भाई इंदौर के नमकीन बड़े फेमस है, ध्यान दीजिएगा, हर चीज में हमको सेव चाहिए होता है ना। इंदौरी सेव बड़ी फेमस है, आप भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज द इन्वेस्टर सेरेमनी ऑफ मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी बीन ऑर्गेनाइज। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। भारत भवन, रविंद्र भवन, वल्लभ भवन या सतपुड़ा भवन। चारों की चारों चीजों में बताइए कहां पर हुआ है ये। चलिए, तो भाई ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। पहली बात तो भोपाल में हुआ होगा, और ये जो भोपाल में हुआ है आपका, ये हमारा कहां पर हुआ है भैया, आपके रविंद्र भवन में। कहां पर हुआ है बेटा, आपके रविंद्र भवन में हुआ है ना, रविंद्र भवन में हुआ है। और यहाँ पर क्या किया गया है मैम, इस समारोह में, है ना, इस सेरेमनी में क्या किया गया, तो इस सेरेमनी में एटलीस्ट समथिंग 121 आर्टिस्ट को, है ना, 121 आर्टिस्ट को क्या दिया गया है भैया, अवार्ड दिया गया है, इनको ऑनर किया गया है, इनको जो है ऑनर किया गया है 121 को। जी हाँ, यहाँ पर उसमें। अच्छा, दूसरी बात, इसका जो है इनॉग्रेशन किसने किया मैम, इसको स्टार्ट किसने किया था, तो इसकी जो मेन चीफ थी वो थी हमारी उषा राजे जी। कौन थी भैया, उषा राजे जी थी, है ना, हमारी जो कल्चरल मिनिस्टर हैं उषा राजे जी, वो थे इसके मेन। ठीक है, इसी में अखिल, चलिए फिर इतने ज्यादा डिटेल तो रहने देते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कंट्री सेकंड रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश एंड बिटवीन विच स्टेट कैन इट बी एस्टेब्लिश्ड। देश की दूसरी नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच में स्थापित की जा सकती है। बताओ भाई, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। अभी अभी हाल ही में 5 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं बाय इंडियन गवर्नमेंट चलाए जा रहे हैं, जिनमें से सेकंड वाला जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से 2 स्टेट्स के बीच में चलाया जा रहा है। तो भाई एमपी तो उसमें एडेड है ही, और एमपी के अलावा कौन सा है, महाराष्ट्र, यूपी या राजस्थान या गुजरात। तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका यूपी। कौन सा है भैया, यूपी। मैम ये कौन सा है, तो दैट इज केन बेतवा। कौन सा है बेटा, केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है ना। केन बेतवा आप जानते हैं, ये दोनों की दोनों किसकी सहायक नदी है भैया, ये जाके किस में मिलती है, ये यमुना में जाकर मिल जाती हैं। किस में मिल जाती हैं, यमुना में जाकर मिल जाती हैं। तो ये जो लिंकिंग प्रोजेक्ट चला जा रहा है विच इज बिटवीन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, और जो हमारी रिवर्स है वो कौन कौन सी है, केन है और बेतवा है। इज दैट क्लियर। चलिएगा आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फटाफट से। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी तो आपको, है ना। आप जानते हैं भाई दोनों जाके कहाँ मिल जाती है, एक कहाँ मिलती है, बेतवा तो जो है बांदा में जाकर मिल जाती है, और केन हमीरपुर यूपी में जाके यमुना से मिल जाती है। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रखर विश्वकर्मा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश गॉट नासा रिसीव्ड द साइंटिस्ट फॉर अ डे अवार्ड। मध्य प्रदेश के किस जिले के प्रखर विश्वकर्मा को नासा का साइंटिस्ट फॉर अ डे अवार्ड मिला है। प्रखर विश्वकर्मा जिनको साइंटिस्ट फॉर अ डे अवार्ड मिला है, ये कहाँ से है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इनके बारे में हम लोग पहले भी शायद एक आध बार चर्चा कर चुके हैं, प्रखर विश्वकर्मा जी के बारे में, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है ये काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रखर विश्वकर्मा जो है ये आपके टीकमगढ़ से रिलेटेड है ना, किससे रिलेटेड है, टीकमगढ़ से रिलेटेड है। कौन, प्रखर विश्वकर्मा जी, जिनको साइंटिस्ट फॉर अ डे अवार्ड मिला है। तो भाई बहुत बड़ी बात है, टीकमगढ़ जैसे इलाके में, छोटे से इलाके में इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड हैज साइंड MOU with बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोलॉजी of which state for research and कंजर्वेशन ऑफ डायनासोर रिमेन्स। डायनासोर के अवशेषों पर शोध और संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड ने किस राज्य के बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान के साथ एक MOU साइन किया है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए केवल इतना सा पता होना भी काफी है कि ये जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है ये कहां पर है ना। यदि आपने ये ध्यान दे लिया तो ये तो सीधा सीधा आपसे क्या पूछ रहा है, स्टेट ही तो पूछ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैम ये वाला जो इंस्टीट्यूट है ये कौन से स्टेट में है। तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट भाई बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो है ये आपका इंस्टीट्यूट है भैया उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है भाई साहब। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। और इसको बनाया किसके द्वारा गया था? तो भाई इट इज फाउंडेड बाय बीरबल साहनी इटसेल्फ, है ना। बीरबल साहनी जी जो हमारे यहाँ के एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। कब फाउंड किया गया था मैम? तो 1946 में। कब? 1946 में बीरबल साहनी बहुत बहुत फेमस है, क्योंकि इसने कई सारे सेक्टर्स में जो है काम किया है, इस कारण से। ठीक है, कौन भाई? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट काफी सेक्टर्स में काम कर चुका है, और बीरबल साहनी जी के नाम पर ये बना हुआ है। एज वेल एज ये कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो लखनऊ में है। ठीक है, तो MP और उत्तर प्रदेश के बीच में जो है ये MOU साइन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में RTI के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? इकबाल सिंह बेग, श्री रवि विजय कुमार मलिमत, श्री मंगूभाई पटेल या श्री शिवराज सिंह चौहान जी? RTI पता है क्या है? RTI पता है आपको क्या है? RTI की यदि मैं बात करूं तो इट्स राइट टू इंफॉर्मेशन। इट्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अच्छा मैम, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या होता है? तो अच्छा, ये आया कब था? 2005 में, ये भी ध्यान रखना, है ना। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या होता है भाई? कोई भी यदि व्यक्ति है, कोई भी आम नागरिक है, तो उसे क्या करने की जो है राइट है, अधिकार है, सरकार से किसी भी चीज की जानकारी लेने का जो कि उसके हक में है, वो उसका अधिकार है। तो इस कारण से हमने क्या कहा? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में। अब भैया ये जब तक अभी तक बहुत नॉर्मली चल रहा था, लेकिन अब इसके पोर्टल को क्या कर दिया गया है बेटा? ऑनलाइन लॉन्च कर दिया गया है। इसका RTI का एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है। अब RTI का ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, तो आप कहेंगे मैम शिवराज सिंह चौहान ने किया होगा या मंगूभाई पटेल जी ने किया होगा? तो इन दोनों ने नहीं किया इसका इनॉग्रेशन। तो फिर किसने किया मैम, है ना? किसने लॉन्च किया? तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया में ये जो लॉन्च किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। RTI का जो लॉन्च है वो किसके द्वारा किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भाई एक्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भाई मैम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से तो इसका कोई लेना देना नहीं है ना। MP का क्या लेना देना है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरे इंडिया में लॉन्च किया है, तो हमारे MP में हाई कोर्ट का, MP में जो है हाई कोर्ट करेगा। MP में कौन करेगा भैया? MP में हाई कोर्ट करेगा हमारे यहाँ का। और हमारे यहाँ का हाई कोर्ट के जो जज है हाल फिलहाल में, चीफ जस्टिस कौन है? और वो है हमारे श्री विजय कुमार मलिमत जी। कौन है भैया? श्री रवि विजय कुमार मलिमत जी हैं हाल फिलहाल में हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस। तो सीधी सी बात है, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? B वाला। इज दैट क्लियर? चीफ जस्टिस ऑफ MP हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, When the आयुष आपके द्वार स्कीम विल स्टार्ट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में आयुष आपके द्वार स्कीम कब, योजना कब शुरू की जाएगी? 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर या 1 नवंबर? बताइए। पहले आयुष आपके द्वार क्या है इसको समझ लेते हैं। बेटा आयुष की जब भी बात हो जाए तो आयुष से आप सीधा सा अर्थ समझेंगे मेडिकल से, है ना। मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। आयुष आपके द्वार योजना जो है ये हमारा शुरू होगी 1 अगस्त 2023 से। मैम इसमें क्या होगा? आयुष आपके द्वार, आयुष का यहाँ पे अर्थ है मेडिसिन से। किससे? मेडिसिन से। देखिए बारिश के सर्दी के सीजन में क्या होता है? बारिश के सीजन में स्पेशली
कि भाई जो हमारे पिछड़े वाले एरियाज, हमारे जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर क्या होता है कि भाई नदी नाले पूरे ऊपर तक आ जाते हैं, हाट वगैरह लगने लग जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इस कारण से जो है वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज का पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अर्थात वहां पर जो है वहां के लोग जो है, गांव के लोग जो है वो जाकर शहरों में जो है अपना इलाज नहीं करवा सकते। तो ये जो स्कीम है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, कौन सी, जिसका नाम है आयुष आपके द्वार, जिसमें एएनएम्स आपके घर घर जा जाकर आपको जो है मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जी हाँ, मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाएंगी आपकी हेल्थ के लिए। तो दैट इज कॉल्ड आयुष आपके द्वार स्कीम। ओके, दैट इज कॉल्ड आयुष आपके द्वार स्कीम। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which type of Madhya Pradesh has a marriage custom called दूध लौटावा? ओ हो, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में दूध लौटावा नामक विवाह प्रथा है? ये तो बहुत फेमस भी है दूध लौटावा। आपके एमपी जीके के क्वेश्चंस जो हैं अब स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब आपको देखना है क्या पूछ रहा है। दूध लौटावा नामक विवाह प्रथा कौन से उसमें है? बेटा ध्यान रखना, दूध लौटावा जो विवाह प्रथा है, मैरिज कस्टम है, ये हमारा जो है गोंड जनजाति में है। इसमें है बेटा, गोंड जनजाति में है। गोंड जनजाति में अब आप हमें ये भी बता दीजिए दैट व्हाट इज दूध लौटावा। बेटा दूध लौटावा इज काइंड ऑफ रिटर्न ऑफ मिल्क। रिटर्न ऑफ मिल्क, रिटर्न ऑफ मिल्क मतलब ये एक ऐसा कस्टम होता है जिसमें मामा और बुआ की लड़की से आपस में शादी करवा ली जाती है। जी हाँ, है ना, मामा और बुआ की लड़की। जैसे हम लोग वैसे तो सारे के सारे हिंदूज में आते हैं, और हिंदूज में क्या होता है, ऐसी मैरिजेस नहीं होती है ना, मतलब आपस में भाई बहनों की मैरिजेस नहीं होती है। लेकिन इस जनजाति में, गोंड जनजाति, गोंड जो ट्राइब है, इसमें अलग से ये विवाह चलता है जिसमें क्या होता है, दूध लौटावा, विच इज द रिटर्न ऑफ मिल्क, है ना, कि भाई हम दूध, हमने जो भी है ना, उसको क्या करा जाता है, मामा या बुआ की लड़की से आपस में जो है शादियां करवा दी जाती है ना, कजिन मैरिज आपस में इनमें हो जाती है। दैट इज कॉल्ड दूध लौटावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following river of मध्य प्रदेश is not the tributary of यमुना रिवर? मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? केन, बेतवा, चंबल या तवा? बताइए। ये तो बहुत फेमस भी है भैया। इसमें से आपको 3 ऐसी है जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, मतलब यमुना से जाकर मिल जाती है, और 2 के बारे में तो अभी हम चर्चा भी कर चुके हैं। तीसरी के बारे में यदि आपको पता होगा तो चौथी आप इसका आंसर आसानी से निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम पढ़ के आए कि केन और बेतवा का तो लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है भैया, और ये दोनों किसकी, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। चंबल, सॉरी, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। आप ये भी जानते हैं कि मैम चंबल नदी में आके जाके किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है भाई, यूपी में, है ना। लेकिन तवा नदी जो है भाई साहब, तवा नदी यमुना से जाकर नहीं मिलती है भैया। हाँ, ये ट्रिब्यूटरी है, लेकिन किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है नर्मदा की, नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी है ये। कौन? तवा नदी भाई साहब। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? आपकी महादेव पहाड़ियों से, है ना, महादेव रेंजेस से। ठीक है, 117 किलोमीटर समथिंग जो है इसकी लंबाई है, और 117 किलोमीटर में बाद में जाके किसमें मिल जाती है? नर्मदा में मिल जाती है। कौन सी नदी? तवा नदी। तवा नदी जो है उसका यमुना से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट इज प्रोजेक्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ज्यादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? खंडवा, शहडोल, छिंदवाड़ा या सिंगरौली? बताइए, चारों में से कहां पर होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करूं ज्यादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट की, तो ये जो है हमारा खंडवा में डाला जाएगा। जी हाँ, थर्मल पावर प्लांट जो है कहां डाला जाएगा? थर्मल पावर प्लांट से जो है यहाँ पे आशय है जो कोल से फायर्ड है, स्पेशली, है ना। किससे फायर्ड है बेटा? कोल से फायर्ड है। और इस खंडवा में कहाँ होगा? तो गोराडिया विलेज है यहाँ पे। कौन सा विलेज है बेटा? गोराडिया विलेज है। यहाँ पर ये पावर प्लांट जो है प्रस्तावित है कि यहाँ पर बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन यदि और पूछ लिया जाए कि इंडियाज, है ना, यदि आपसे पूछ लिया जाए इंडियाज लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट, इंडियाज लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट, तो आप क्या बोलेंगे? विंध्याचल। कौन सा बेटा? विंध्याचल। विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? तो ये सिंगरौली में है। ये कहां पर बेटा? सिंगरौली में है। इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्लांट। अच्छा, यदि आपसे पूछ ले इंडिया का फर्स्ट पावर प्लांट है तो कौन सा होगा भैया?
इंडिया का फर्स्ट, हाँ हाँ हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बन सकता है। इंडियाज फर्स्ट फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट, तो ध्यान दीजिएगा, है हमारा हुसैन सागर, है ना, हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट। कहां पर है मैम ये? तो ये है आपका हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद में है भैया। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये हैदराबाद के जो थे 7th निजाम के द्वारा बनाया गया था। जी हाँ, हैदराबाद के जो जैसे हमारे राजा वगैरह होते हैं, हैदराबाद में निजाम हुआ करते थे उस टाइम पे, तो हैदराबाद के 7th निजाम के द्वारा जो है ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1920 में। कब बनाया गया था बेटा? 1920 में जो है इसको बनाया गया था। ये क्या है भैया? इंडिया का फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। और इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्लांट कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। ये कहां पर? ये सिंगरौली में, वो हैदराबाद में। और भाई साहब ये जो द्वादा धुनी वाले हैं, ये कहां पर है? खंडवा में है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आदमगढ़ हिल्स फेमस फॉर द प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध आदमगढ़ पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस जिले में है? होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन या रीवा? बताइए बताइए भैया, जल्दी जल्दी बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सिचुएटेड है ये है हमारा होशंगाबाद में। होशंगाबाद या आप बोल सकते हैं इसे नर्मदापुरम में। ये है कौन भैया? आदमगढ़ हिल्स जो है नर्मदापुरम में है। अच्छा, इसे मैम डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? तो इसे डिस्कवर किया गया था आपका मनोरंजन, हाँ, मनोरंजन जो है, मनोरंजन घोष जी द्वारा जो है इसे डिस्कवर किया गया था। और कब डिस्कवर किया गया था इसे? 1922 में। कब डिस्कवर किया गया था इस जगह को? 1922 में। इसमें जो है शैलाश्रय मिल जाते हैं काफी सारे। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछ ली जा सकती है, ये जो आदमगढ़ हिल्स है, आदमगढ़ हिल्स कौन सी नदी के किनारे है? तो भैया जब होशंगाबाद की बात आती है तो नर्मदा नदी का नाम बहुत पहले आ जाता है उधर वाले नर्मदापुरम में, है ना। तो आदमगढ़ हिल्स जो है वो किस पे सिचुएटेड है? ये है हमारी बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, हांडी खो ए ग्रैंड जॉर्ज ऑफ विथ 300 फीट टावरिंग क्लिफ इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश? 300 फीट ऊंचाई वाली चट्टान वाली भव्य घाटी हांडी खो मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? पचमढ़ी, महेश्वर, पातालकोट या ओंकारेश्वर? हांडी खो बड़ी अच्छी जगह है हांडी खो। तो ध्यान दीजिएगा, हांडी खो जो स्थित है ये आपका जो है बेटा पचमढ़ी में है। कहां पर है? पचमढ़ी में। महेश्वर, पातालकोट, ओंकारेश्वर में नहीं है। हांडी खो नाम की जगह आपकी कहां पर है भैया? पचमढ़ी में। खो का मतलब एक गुफा से होता है काइंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स सॉइल एंड गिली इरोजन हैव caused a major environmental disaster? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अपनी मिट्टी और नाली कटाव के कारण बड़ी पर्यावरणीय आपदाओं के लिए जानी जाती है? नर्मदा, बनास, बेतवा या चंबल? बताइए भैया। खतरनाक रिवर जिसको हम एमपी की कह सकते हैं, है ना, खतरनाक रिवर जिसको हम एमपी की कह सकते हैं। तो भाई जहां के डाकू फेमस होंगे वहां की नदी भी फेमस होगी, है ना। तो आपको पता है कि हमारे इलाके में चंबल के डाकू बड़े फेमस हुआ करते थे। तो वैसे ही हमारी एक चंबल नदी है जो कि काफी फेमस है इस चीज के लिए। जी हाँ, क्योंकि ये नदी क्या करती है? कटाव बनाती है अपना, है ना। और मैं आपको बताती हूँ ये जो कटाव बनाती है, कटाव की बढ़ने से क्या होता है? वहां पर इरोजन होता है ना, सॉइल का इरोजन होता है ना। पेड़ पौधे जो है वहां पर फिर उगते नहीं है। इसके अलावा वहां पर पुराने जमाने में क्या हुआ करता था? घाटियां बन जाती थी, है ना, बहुत छोटी छोटी घाटियां बन जाती थी। और जो डाकू लोग थे वो उसमें छुपने में बहुत आसानी से वहां पर छुप जाते थे, है ना। तो चंबल का वाला जो एरिया था वो डाकुओं का एरिया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि चंबल नदी वहां जो कटाव करके घाटियां बनाती थी वहां पर डाकू बड़ी आसानी से छुप जाया करते थे, ठीक है, चलेगा। अच्छा, यदि चंबल नदी हमारे यहाँ की सबसे घातक नदी है तो यदि आपसे पूछ लिया जाए, है ना, कि खूनी नदी किसे कहा जाता है? इंडिया में खूनी नदी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र को। किसे कहा जाता है बेटा? ब्रह्मपुत्र को। ब्लड रिवर जिसे कहा जाता है विच इज ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है ना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। ये पॉइंट्स भी सारे नोट कर लीजिए साथ में।
नेक्स्ट आपसे पूछा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय म्यूजियम कहां पर है, किस स्थान पर है, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या जबलपुर। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप बात करें मानव संग्रहालय की, है ना, ह्यूमन म्यूजियम की, तो ये आपको सिचुएटेड है कहां पर भैया, भोपाल में। कहां पर है, भोपाल में। और भोपाल में भी यदि मैं बात करूं तो श्यामला हिल्स, श्यामला हिल्स आप लोगों ने यदि सुना हो, भोपाल में वही पास में ही है। वीआईपी लेक से आप थोड़ा आगे जाएंगे अंदर की साइड पर, तो वहीं पर जो है आपको श्यामला हिल्स जो है दिख जाएंगी। अच्छा मैम, ये बना कब था, तो ध्यान देना 21 पहले जो है इसका नाम केवल मानव संग्रहालय था, पहले इसका नाम केवल मानव संग्रहालय था, बाद में बदल के इसका नाम जो है इंदिरा गांधी जो है मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया। पहले ये केवल मानव संग्रहालय था। अच्छा, ये लार्जेस्ट इथेनोग्राफी है भैया हमारे यहाँ की, है ना, लार्जेस्ट एथनोग्राफिक, है ना, लार्जेस्ट इथेनोग्राफिक म्यूजियम है हमारे इंडिया का। लार्जेस्ट इथेनोग्राफिक म्यूजियम है हमारे इंडिया का कौन सा, राष्ट्रीय म्यूजियम, ह्यूमन म्यूजियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ह्यूमन म्यूजियम जो है हमारे यहाँ का लार्जेस्ट एथेनोग्राफिक म्यूजियम है। कहां पर है, श्यामला हिल्स में है। 21 मार्च 1977 पहले इसका नाम जो है केवल मानव संग्रहालय था, बाद में बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, स्टोरी ऑफ लाला हरदौल इज प्रोमिनेंट टू विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश। लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है। लाला हरदौल भाई काफी फेमस लाला हरदौल है, इनकी पूजा भी की जाती है एक देवता के रूप में, या इन्हें बाबा हरदौल भी कहा जाता है। तो इनकी जो कहानी है बेटा वो रिलेटेड है ओरछा से। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, ओरछा जो है वो बुंदेल का पार्ट हुआ करता था एक समय पे, और ओरछा के राजा वीर सिंह जी थे। कौन थे भाई, राजा वीर सिंह बुंदेला थे। राजा वीर सिंह बुंदेला थे। राजा वीर सिंह बुंदेला के दो पुत्र थे, एक थे आपके जुझारू सिंह, है ना, एक थे आपके जुझारू सिंह जो कि बड़े वाले थे, और एक थे हरदौल, है ना, हरदौल जी का जो सही नाम था वो हरिदेव था। हरदौल जी का सही नाम क्या था बेटा, हरिदेव था, हरिदेव सिंह, लेकिन वो हरदौल कहा करते थे। तो भाई जुझारू सिंह जी जो थे वो बड़े बेटे थे, तो सीधी सी बात है गद्दी बड़े बेटे को मिलती है, और हरदौल जी को इससे कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो राजा वीर सिंह की मृत्यु के पश्चात जो जुझारू सिंह जी थे उन्हें गद्दी मिल गई थी, और हरदौल सिंह जी को जो है वो दीवान बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था बेटा, दीवान बना दिया गया था। जी हाँ, है ना। लेकिन जुझारू सिंह जी जो थे ये युद्धों के लिए ज्यादातर अपने जो है राज्य से बाहर रहा करते थे, तो ऐसी स्थिति में जो है दीवान पूरा राज्य संभालता है, तो हरदौल सिंह जी जो थे वो पूरा राज्य संभाला करते थे। अब वहां पर क्या हुआ कि भाई जो जुझारू सिंह जी की पत्नी थी, ऐसा किसी ने अफवाह उड़ा दी जो इनसे जलते थे हरदौल जी से, कि भाई तुम्हारा जुझारू सिंह जी जब आए तो उनसे कहा गया कि तुम्हारी पत्नी का और हरदौल का कुछ अवैध संबंध चल रहा है। तो ये बात सुनकर जुझारू सिंह जी को बड़ा गुस्सा आया, और उन्होंने जो है हरदौल जी के लिए जहर भेजा। किसके हाथों, अपनी पत्नी के हाथों। तो उनकी पत्नी तो उन्हें जहर नहीं दे पाई, लेकिन ये बात जब हरदौल जी को पता चली तो उन्होंने खुद ही जहर खा लिया और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी समाधि स्थल बना हुआ है वहीं पर। तो भाई एक तो ये कहानी फेमस है इनकी, दूसरी कहानी इस तरीके से फेमस है इनकी कि इन्हीं की एक सिस्टर भी थी, शायद चंपावती ऐसा कुछ नाम था उनका, है ना। तो उनकी सिस्टर जो थी वो, जब उनकी सिस्टर की बेटी की शादी थी तो वो अपने भाई के पास आई, जुझारू के पास, कि भाई क्या कहते हैं, मेरे यहाँ जो है भात लेकर आना, चूंकि तुम मामा हो, और हमारे एरिया में मामा जो है शादी में लड़की के लिए, भानेज के लिए भात लेकर जाता है। तो भात लेकर इनको बुलवाया गया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया जुझारू सिंह जी ने कि जाओ, मैं नहीं जा रहा, तुम्हें हरदौल से ज्यादा प्यार था तो जो है हरदौल तुम्हारे लिए लेकर आएगा। तो भाई ये सुन के इनकी बहन बड़ी दुखी हुई, और हरदौल जी की जहां पर समाधि बनी हुई थी, हरदौल जी की समाधि पर उनकी बहन जाकर बहुत तेज रोने लगी। वहां पर उन्होंने वो जो वेडिंग कार्ड था वो रखा। तो ऐसा कहा जाता है कि वहां पे लाला हरदौल जी जो है प्रकट हुए, है ना, ऐसा कहा जाता है वो प्रकट हुए, और उन्होंने इंडिविजुअली पूरी वेडिंग को भी अटेंड किया, और वहां पे वो जो मामेरा जिसे काइंड ऑफ हम कहते हैं भात, वो भी अपनी भानिज को इन्होंने पहनाया। तो इस कारण से जो है लाला हरदौल की जो कहानी है ये हमारे ओरछा वाले एरिया में बहुत ज्यादा फेमस है। इन्हें एक भगवान की तरह जो है वहां पर पूजा भी जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि हर बेटी की शादी में लाला हरदौल जरूर आते हैं, तो देवता बनाया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो सर्विसेज इन मध्य प्रदेश स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो सेवाएं मध्य प्रदेश के किस शहर से शुरू हुई, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर। ऑल इंडिया रेडियो, तो भैया ऑल इंडिया रेडियो सेवा जो है हमारे
इंदौर से स्टार्ट हुई है। कहाँ से स्टार्ट हुई है भैया? इंदौर से स्टार्ट हुई है। इस बात को सीधे सीधे ध्यान में रखा जा सकता है ना। और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या पूछ रहा है आपसे, फड़के स्टूडियो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? फड़के स्टूडियो भैया। अच्छा, ये बनाया किसके नाम पे गया है? ध्यान दीजिएगा, ये जो बनाया गया है मिस्टर रघुनाथ कृष्णा फड़के के नाम पे। और जब इतना खतरनाक नाम हो सकता है तो फिर मैम ये व्यक्ति कहाँ के हो सकते हैं? आर पार जिला धार, और कहीं के नहीं, केवल हमारे आर पार जिला धार में जो है ये बना हुआ है। ये फेमस क्यों? फेमस फॉर क्राफ्ट्स, है ना, फेमस फॉर क्राफ्ट वर्क ऑफ रघुनाथ कृष्णा फड़के जी। जी हाँ, फड़के स्टूडियो काफी फेमस स्टूडियो है। बना कब था? 1933 में जो है ये बना था। फड़के स्टूडियो कहाँ पर है? धार में। मिस्टर रघुनाथ कृष्णा फड़के जी के लिए ये बनाया हुआ है। अच्छा, इन्हें जो है पद्मश्री भी मिला हुआ है। रघुनाथ कृष्णा फड़के जी को जो है पद्मश्री भी मिला हुआ है 1961 में। ध्यान दीजिएगा, इनके क्राफ्ट्स के लिए, इनके आर्ट क्राफ्ट के लिए जो है इन्हें पद्मश्री भी जो है दिया जा चुका है। कौन सा भैया? पद्मश्री भी जो है इन्हें दिया जा चुका है। पद्मश्री भी जो है इन्हें दिया जा चुका है 1961 में। इज दैट क्लियर? चलिए भाई, सारी की सारी डिटेल्स आपने नोट कर ली होगी और आई होप कि आपको सेशन जो है यहाँ तक काफी पसंद आया होगा। आप लोगों ने काफी पसंद किया होगा, क्वेश्चंस को जो है आपने मेरे साथ नोट किया होगा और बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की होगी। फटाक से सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करने में कोई भी आपका डाउट हो फटाक से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग आपके डाउट्स को सॉल्व कर सके। और ऐसे ही आने वाले नए नए वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद सिविल पांडा। एज वेल एज आपको यदि क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे सिविल पांडा का जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो वापस से मिलेंगे हम लोग कल। थैंक यू सो मच।